बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुश आमदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले मैग्नेटिज्म पढ़ा जी कि एक मैग्नेट के अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है और वो दूसरे मैग्नेट्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है। फिर मैग्नेट्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह डिजाइन होती है, ये सब आपको बताया। फिर हमने पढ़ा जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट कि जी अगर आपके पास एक कंडक्टर में करंट गुजर रहा होता है तो उस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। यानी इलेक्ट्रिसिटी से ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, इस मैकेनिज्म को हम कह रहे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर हमने इस मैग्नेटिक फील्ड पर अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है तो उस पर क्या फोर्स लगती है वो भी हमने स्टडी किया। और एक कंडक्टर अगर मौजूद है एक मैग्नेटिक फील्ड में और उसमें से करंट गुजर रहा है तो उस कंडक्टर पे जो फोर्स लगती है उसको भी हमने कल ड्राइव किया। तो थोड़ा इन तमाम कॉन्सेप्ट को एक दफा रिपीट कर लेते हैं जी, क्योंकि इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट काफी मिक्सअप होने वाले हैं और खासकर हम डायरेक्शंस को भी ऑब्जर्व करके रखेंगे जी, क्योंकि डायरेक्शंस भी बड़ी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो सबसे पहले जी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट में ये चीज स्टडी की थी जी, जिसको मैंने नंबर 1 टाइटल दिया है जी कि अगर आपके पास ये ब्लू कलर में आपके पास एक कंडक्टर है जिसमें से करंट गुजर रहा है, अगर इसमें से करंट नहीं गुजर रहा होगा यानी आई जो है वो 0 होगा, करंट नहीं गुजर रहा होगा, तो फिर कोई इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट होती। हाँ, अगर इसमें से करंट गुजर रहा है तो फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अगर हम देखते हैं करंट पास आउट हो रहा है तो इस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ठीक है जी। सो करंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव कर रहे हैं। सो इसका मतलब है अगर मैं करंट की सूरत में ना बोलूं, इलेक्ट्रिक चार्जेस की सूरत में बोलूं, तो क्या है जी कि अगर इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस रुके हुए हैं तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में है तो फिर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। ठीक है जी। तो अगर करंट क्रिएट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, करंट बंद तो मैग्नेटिक फील्ड बंद। अगर मैं इसको चार्ज की टर्मिनोलॉजी में बोलूंगा तो अगर चार्ज रुका हुआ है कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, चार्ज चल रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। अब ये जो कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है इसको हम बी से डिनोट कर रहे होते हैं और इसकी डायरेक्शन कैसे होती है जी, सर्कुलर रिंग्स की शक्ल में होती है अराउंड द वायर। और ये आप राइट हैंड रूल से निकालते हैं जी, ये राइट हैंड रूल है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप अगर अपने थंब को, सीधे हाथ के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें, यानी ये थंब जो है देखें ये करंट की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, तो फिर ये जो आपकी उंगलियों की डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां कर्ल हो रही होंगी उस डायरेक्शन में आप कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है। तो ये हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था कि अगर एक कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है तो उसके अराउंड सर्कुलर शक्ल में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। अगर करंट नहीं गुजर रहा होगा, आई 0 होगा, तो फिर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, बी 0। अगर चार्जेस की टर्मिनोलॉजीज में बोलेंगे तो करंट गुजरने का मतलब क्या है, चार्जेस मोशन में। सो अगर चार्जेस रुके हुए हैं, अगर चार्जेस स्टेशनरी है, चार्जेस रुके हुए हैं तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, और अगर चार्जेस मोशन में है तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ सपोज करते हैं अब हम यहाँ पर कि ये एक चार्ज है, इट इज अ चार्ज। सपोज करें जी ये रुका हुआ है यानी इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है, तो अब इसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, बी 0। ठीक है जी। अगर ये चार्ज रुका हुआ है इसका मतलब है वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई, 0, तो इसके अराउंड जो है कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। लेकिन अगर ये चार्ज मूव करने लग जाता है जी, मोशन में आ जाता है, मोशन में आ जाता है, अब इसकी कुछ वेलोसिटी है कुछ भी, तो अब इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगी, या इसके अराउंड जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। ये मैंने अब तक आपको पहली बात बताई। उसके बाद हमने ये दूसरा टॉपिक पढ़ा था कि अगर यही चार्ज, एक मोशन वाला चार्ज अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है तो फिर उस पर कितनी फोर्स लगती है। ठीक है जी। तो पहले तो बात मैंने आपको ये बताई फोर्स लगती क्यों है, तो मैंने आपको ये बताई कि फोर्स लगती क्यों है। क्यों लगती है जी, क्योंकि आपका ये जो चार्ज है अगर ये रुका हुआ है, सपोज करें ये चार्ज अगर रुका हुआ है तो इस पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, कोई इसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तब इसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चार्ज है ना, तो इसके अराउंड कौन सी फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करती। ये जो ब्लू लाइंस नजर आ रही है ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जी, अगर ये चार्ज आपका रुका हुआ है तो इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस गिवन मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करती।
मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है। तो अगर आपके पास वेलोसिटी 0 होगी, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, फोर्स भी नहीं लगेगी, नो फोर्स एट ऑल। हाँ, अगर आपका ये चार्ज पार्टिकल अब मूव करने लग जाता है, वेलोसिटी आ जाती है इसकी, तो अभी मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया कि जब वेलोसिटी आ जाएगी तो फिर क्या होगा, अब इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। अब इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, ये इस चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी, लिहाजा अब ये दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, और अब यहाँ पर आपको जो है इस चार्ज पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, जिसको आप कहोगे मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान में रखिएगा जरा। वैसे भी हमने जो कल फॉर्मूला बनाया था, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो अगर चार्ज नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, चार्ज रुका हुआ है, अगर चार्ज रुका हुआ है तो वेलोसिटी आप डाल दो जी 0, और इस पूरी इक्वेशन को अगर आप वेलोसिटी की जगह 0 डाल दोगे तो फोर्स 0 आ जाएगी, कोई फोर्स भी नहीं लग रही, मैथमेटिकली भी साबित हो रहा है। ठीक है जी, तो ये बात जरा ध्यान में रखिएगा। चार्ज रुका हुआ है, बार बार आप बोले जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत रिपीट होता है। चार्ज रुका हुआ है, कोई फोर्स नहीं लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स। चार्ज चल रहा है तो फिर इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि चार्ज की अपनी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ इंटरेक्ट करती है। तो चले जी, अब सपोज करें ये हमारे पास जो रेड डॉट बना हुआ है ये एक चार्ज है, और ये मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, जो है अब ये मूव कर रहा है। ठीक है जी, तो ये ब्लू कलर से जो आपको लाइंस नजर आ रही है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको नजर आ रहा है ये एक्स एक्सिस में मैंने ड्रॉ की हुई है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ की हुई है। जबकि ये ग्रीन कलर का जो एरो है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन शो कर रहा है, यानी कि इस वक्त इस डायग्राम के मुताबिक ये मैग्नेटिक फील्ड है जी, हॉरिजॉन्टल, और चार्ज पार्टिकल जो है वो वर्टिकल डायमेंशन में मूव कर रहा है। बी और वी के दरमियान ये जो एंगल बनता है, जो इस वक्त आपको 90 नजर आ रहा है, इसको हम कह रहे होते हैं थीटा। थीटा क्या है जी? द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये आपके पास है जी, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में, जबकि आपका जो पार्टिकल है वो ऊपर वर्टिकल डायमेंशन में मूव कर रहा है। तो अब क्या होगा, मैं आपको बता चुका हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। अब जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन ये है। पहली बात तो उसका मैग्नीट्यूड कल हमने ड्राइव किया था, उसका मैग्नीट्यूड होता है जी F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये हमने कल फॉर्मूला टाइप किया था। क्यू से मुराद चार्ज, वी से मुराद वेलोसिटी, बी से मुराद मैग्नेटिक फील्ड, थीटा से मुराद वेलोसिटी और बी के दरमियान एंगल। ये मैग्नीट्यूड है फोर्स का, और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी जी? तीसरी डायमेंशन में। यानी अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में है, चार्ज आपका वर्टिकल डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो अब ये जो जेड डायमेंशन होती है ना, बाहर निकलती हुई या अंदर जाती हुई, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, जेड डायरेक्शन में। यानी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो है वो बी है, वाई एक्सिस पे जो है वेलोसिटी है, तो फोर्स जो है वो जेड एक्सिस में होगी, यानी कागज से बाहर निकल रही होगी। अगर आप ये कागज पे ड्रॉ करें तो फोर्स जो है ना कागज से बाहर निकल के आपकी तरफ होगी, इसको हम कहते हैं आउटवर्ड या आउटवर्ड टू द प्लेन। और अगर ये पार्टिकल आपका नीचे जा रहा होता तो फिर आपकी फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लग रही होती। ये जरा डायरेक्शंस याद रखिएगा, तीसरी डायमेंशन में डायरेक्शन होगी। तो अगर मैं यहाँ बताऊं तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल एक्सिस वाई, और ये तीसरी डायमेंशन होती है, बाहर निकल रही होती है या अंदर जा रही होती है प्लेन में। तो अगर आप एक्स एक्सिस पे बी लेंगे, वेलोसिटी वाई एक्सिस पे लेंगे, तो फिर आपकी जो फोर्स होगी वो जेड एक्सिस पे लगेगी, यहाँ लगेगी फोर्स तीसरी डायमेंशन के ऊपर। ये जरा बात याद रख लीजिएगा कि जी ये जो फोर्स आपकी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है इसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, ये जी मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है जी? क्यू वी बी साइन थीटा। और इसकी डायरेक्शन जो है वो कैसे होगी जी? अगर आपका एक प्लेन पर मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरी प्लेन पर जो है वो वेलोसिटी है, तो तीसरी प्लेन में होता है, बाहर या अंदर निकलती हुई, ये ज्यादा मुनासिब हो जाएगी। ठीक है, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। तो ये एक चार्ज पार्टिकल जब एक मैग्नेटिक फील्ड में आया है तो ये उस पर फोर्स लग रही है, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यों लग रही है? क्योंकि ये मूव कर रहा है। अगर इसमें वेलोसिटी 0 डाल दो, इस चार्ज पार्टिकल को रोक दो, कोई फोर्स नहीं लगेगी। फिर उसके बाद हमने बात करी कि अगर हम एक कंडक्टर जिसमें से करंट गुजर रहा है उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गई जी बी। ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ आप ले लो जी एल, लेंथ को हम यहाँ वेक्टर लेते हैं तो ये एल वेक्टर हो गया।
और इसमें से ये करंट गुजर रहा है जी ऊपर की तरफ। तो अब आपके पास एक कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है, करंट गुजरने का मतलब क्या होता है, चार्जेस मूव कर रहे हैं। व्हाट इज करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो अब कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है, इसको आप दूसरी जबान में यूं कह सकते हैं कि कंडक्टर में से चार्ज मोशन में है, मूव कर रहा है। और जाहिर बात है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर चार्ज मूव कर रहे होते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फिर फोर्स लगती है। तो अब यहाँ जितने भी टोटल चार्जेस गुजर रहे होंगे, सारे चार्जेस पर फोर्स लग रही होगी जो पूरे कंडक्टर पर आ रही होगी। तो कंडक्टर पे एक बड़ी फोर्स लग रही होगी। कल हमने इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला था जी। ये जो हमारे पास कंडक्टर पे फोर्स लग रही होगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये कितनी होती है जी, बी आई एल साइन थीटा। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है, जो आपका करंट आ रहा है कंडक्टर में, एल क्या है जी, कंडक्टर की लेंथ, और थीटा जो है ये बी और एल के दरमियान का एंगल होता है। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड है जी ब्लू से, और ये जो ऊपर की तरफ लंबाई है लेंथ वेक्टर, इनके दरमियान ये जो एंगल है, ये एंगल कहलाएगा थीटा। अगेन यहाँ पर ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अगर आपको इसकी डायरेक्शन चाहिए, तीसरी प्लेन में होगा। एक प्लेन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल में मैग्नेटिक फील्ड है। एक प्लेन में जो है आपके कंडक्टर की लेंथ होगी, वर्टिकल में इस वक्त हमने कंडक्टर की लेंथ रखी हुई है, और जो थर्ड प्लेन होगा आउटवर्ड या इनवर्ड, उस पर फोर्स होती है। ठीक है जी। तो हम क्या देख रहे हैं, तीनों डायमेंशन में, चाहे अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तब भी हमारे पास बी, वी और एफ तीन अलग अलग डायमेंशन में होती है, और अगर एक कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है तब भी हमारे पास बी, एल और एफ तीन अलग अलग डायमेंशन में होती है। अब हमें अगर फोर्स कभी पता करनी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर एक डायरेक्शन में है, लेंथ अगर एक डायरेक्शन में, तो फिर हम ये वाला रूल अप्लाई करते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये भी कल आपको मैंने बताया था, फ्लमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इस रूल को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, बहुत काम आने वाला रूल है ये आगे। हमने करना क्या होता है, हम लेफ्ट हैंड लेते हैं अपना, और लेफ्ट हैंड के अपने अंगूठे को एक करते हैं सीधा, अपनी पहले अपनी जो आपकी फर्स्ट फिंगर होती है उसको बिल्कुल सीधा करें। सेकंड फिंगर को आप ऐसे रखें जी कि आपके फर्स्ट फिंगर के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। ये आपकी फर्स्ट फिंगर है जी, बिल्कुल आपने सीधी रख दी। ये आपकी सेकंड फिंगर है जी, ये आपने ऐसे रखी हुई है जी इस वक्त। या यूं कह लें आप कि आप फर्स्ट फिंगर को एक डायरेक्शन में लेके आए, या तो आई, देखो तीन डायरेक्शन दूंगी, आई बी या एफ, या एल बी और एफ। तो हमने ये जो फर्स्ट फिंगर है ये हमने एल की डायरेक्शन में रख दी है जी, इसकी डायरेक्शन में, एल की डायरेक्शन में रखी। अब ये जो सेकंड फिंगर है ये हमें दूसरी डायरेक्शन में रखनी होती है, यानी मैंने यहाँ रख लें, सपोज कर लें जी बी की डायरेक्शन में, और ये हमारा थंब जो होता है ये फिर इसको बिल्कुल सीधा कर दें, ये जिस डायरेक्शन में होगा वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है जी। इस डायग्राम के साथ अभी अपने राइट हैंड रूल, अपना लेफ्ट हैंड लें और उसको जरा प्रैक्टिस करें। इस डायग्राम पे, इस डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं, इस डायग्राम पे अपना लेफ्ट हैंड रखें, अपनी पहली फिंगर को आपने लेंथ की डायरेक्शन में रखना है, यानी कि ऐसे रखना है ऊपर की तरफ, आड़ा एरो हो गया, ऐसे रखना है जी ऊपर की तरफ। ठीक है जी। उसके बाद अपनी जो दूसरी उंगली है, यानी कि ये वाली उंगली, इसको आपने ऐसे बी की डायरेक्शन में रखना है। और अब आप अंगूठे को खोलें। अब आपका अंगूठा क्या है जी, आपकी तरफ पॉइंट हो रहा होगा, आपकी तरफ आ रहा होगा अंगूठा, ये फोर्स की डायरेक्शन है। ऐसे अप्लाई किया जाता है जी लेफ्ट हैंड रूल। आई होप समझ में आ गया होगा, लेफ्ट हैंड रूल तो इजी है। ठीक है जी। तो आपने बस ये करना होता है कि ये तीन, अगर आपने चार्ज पार्टिकल यानी इस सिचुएशन का करना है, ये जो टू है जी, तो इसमें आप क्या करेंगे, आपने वेलोसिटी जो है चार्ज पार्टिकल की, उसकी डायरेक्शन में आपने अपनी पहली उंगली कर दी, बी की डायरेक्शन में आपने दूसरी उंगली कर दी। अब ये जो थंब है ये आपको फोर्स की डायरेक्शन में नजर आएगा। ऐसे अप्लाई करते हैं जी। ये हमारे पास तीन डायमेंशन को स्टडी करने का तरीका है। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। यहां तक तो हमने कल पढ़ा था। अब याद रखिएगा, एक कंडक्टर पे अगर आपको फोर्स चेक करनी है वो ये है बी आई एल साइन थीटा। एक चार्ज पार्टिकल पे अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है तो वो ये है जी क्यू वी बी साइन थीटा। और अगर आपको डायरेक्शन पता करनी है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी कि अगर हमने पहले एक मैग्नेटिक फील्ड में देखें चार्ज रखा, ये देखें, हमने पहले ये टू एग्जाम्पल में हमने क्या रखा जी, एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रखा और देखा उस पर कितनी फोर्स लगी। फिर थर्ड केस में, ये हमारा थर्ड केस था, थर्ड केस में हमने क्या रखा, एक मैग्नेटिक फील्ड में पूरा कंडक्टर रख दिया और फिर देखा हमारे पास कितनी फोर्स लग रही है। अब हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखने जा रहे हैं जी मैग्नेटिक फील्ड में।
अब हम क्या कर रहे हैं जी, एक मैग्नेटिक फील्ड में रेक्टेंगुलर क्वाइल रखने जा रहे हैं जी, ये आपके सामने। ये रेक्टेंगुलर क्वाइल के जो कोने हैं उनको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। और इस रेक्टेंगुलर क्वाइल में से करंट गुजर रहा होगा। जाहिर बात है, करंट गुजर रहा होगा तो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, चार्जेस मूव कर रहे हैं। अब इस पर जो है वो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। तब हम देखते हैं जी इस पर कितना जो है वो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। लेकिन ये क्वाइल जो है, समझ लो ये यहाँ से आप फिक्स कर लें जी इसको सेंटर पॉइंट से, यहाँ से ये फिक्स है, और अब ये रोटेट करेगा। ये जो रेक्टेंगुलर क्वाइल है ना, इसको हमने बीच में से फिक्स कर दिया, और अगर हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट बीच में से फिक्स हो जाए तो फिर वो रोटेट करता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो अगर मैं अब इस रेक्टेंगुलर क्वाइल में से करंट को पास करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड जब इस पर फोर्स लगाएगी तो फोर्स से फिर वो टॉर्क पैदा होगा। ठीक है जी, तब हम वो टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग rectangular coil, current carrying rectangular coil plays in a magnetic field। ये है जी हमारे टॉपिक का टाइटल, प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर क्वाइल को प्लेस कर देता हूँ और उस एक मिनट रुकिएगा जी जरा, ये तो अगर मैं, यानी इस टॉपिक का मतलब क्या है जी, अगर मैं ये देखें एक रेक्टेंगुलर क्वाइल लूं, रेक्टेंगुलर क्वाइल, और उसको रखूं कि इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड में, कोई फोर्स नहीं लगेगी। हाँ, अगर मैं उसमें से करंट गुजारूंगा, करंट को कैरी कराऊंगा उस रेक्टेंगुलर क्वाइल में, तो करंट कैरी करने का मतलब क्या हो गया, चार्जेस मूव कर रहे हैं, और अब चार्जेस मूव कर रहे हैं तो अब इस क्वाइल पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। लेकिन चूंकि ये फिक्स हुआ हुआ है बीच में से, लिहाजा वो मैग्नेटिक फोर्स अब क्या पैदा करेगी, इसमें टॉर्क पैदा करेगी, और ये रोटेट करेगा, ये गोल घूमेगा, और जो है इस पर जो है समझ लो आप टॉर्क पैदा होगा। तो लेट्स सी कितना टॉर्क पैदा होता है। उसके लिए हमने क्या किया, हमने इस मैग्नेटिक क्वाइल, ये जो रेक्टेंगुलर क्वाइल है, इसके कोनों का नाम रख दिया ए बी सी डी। और सपोज करते हैं जी कि हमारा जो करंट है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, ए से सी जा रहा है। मैं ब्लैक से कर देता हूँ जी, ब्लैक ज्यादा विजिबल होता है। ए से सी जा रहा है जी, ये करंट की डायरेक्शन है। फिर सी से जो है वो डी जा रहा है, डी से जो है वो बी जा रहा है, और बी से जो है फिर वो ए की तरफ जा रहा है। ये डी से बी, अबे भाई, डी से जो है वो ये बी की तरफ जा रहा है ऐसे, और बी से फिर ये ए की तरफ। ये करंट की डायरेक्शन मैंने शो कर दिया आपके सामने। ठीक है जी, तो नाउ द करंट इज कैरिंग इन दिस रेक्टेंगुलर क्वाइल, और हमें पता है जी अब इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगेगी और उसके हिसाब से देखा जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो दो फेस हमारे पास है ना, दो किनारे कह लें, एक ये सी डी और एक ए बी, इन दो साइड्स की बात कर रहा हूं मैं, साइड सी डी एंड ए बी, इन दो साइड्स की बात कर रहा हूं। यानी कि एक तो इस साइड की और एक इस साइड की बात कर रहा हूं। अगर आप इन दोनों साइड्स को देखें तो ये जो अगर आप इन दोनों साइड को एक कंडक्टर मान लें, ठीक है जी, बाकी पूरे कॉइल को भूल जाए, सिर्फ जो है ये इतना हिस्सा देखें, इतना हिस्सा ऑब्जर्व करें। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या है जी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बी, और हमारा कंडक्टर की जो लेंथ है वो भी इसी डायरेक्शन में। लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है वो इसी डायरेक्शन में, जैसे ये होती है ना लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये जो एल था, इसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर हम साइड सी डी और ए बी को देखें तो हमारे पास जो है इन दोनों की डायरेक्शन पैरेलल है। ऐसी सिचुएशन में एंगल होता है 0। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी देखेंगे कोई एंगल नहीं है, क्योंकि जो लेंथ ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन है वही बी की डायरेक्शन है, यहाँ पर भी वही बात है, जो लेंथ ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन है वही बी की डायरेक्शन है, यानी कि कोई एंगल इनके दरमियान नहीं बन रहा। तो साइड ए बी और सी डी को अगर हम देखें, हाँ, तो यहाँ पर कोई एंगल नहीं है जी इन दोनों साइड्स पर, थीटा जो है वो 0 है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, एक कंडक्टर पर जब फोर्स लगता है, इसको अब आप एक कंडक्टर मानो ना, खाली सी डी, आप इनको 4 कंडक्टर मान लो, एक ये ए से सी, एक सी से डी, एक बी से बी, एक बी से ए, ये 4 कंडक्टर है।
तो अगर हम साइड सी डी और ए बी की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, बी आई एल साइन थीटा, थीटा की वैल्यू डालें 0 और साइन 0 जो है वो 0 हो जाता है। थीटा की वैल्यू 0 डाली, साइन 0 0 होगा और 0 से बी आई एल को मल्टीप्लाई करें, इन दो साइडों पर अभी कोई फोर्स नहीं लग रही होगी। तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है जी, कॉइल के इस तरफ कोई फोर्स नहीं है, कॉइल की इस साइड पे कोई फोर्स नहीं है। ठीक है जी, इन दो साइडों पे तो कोई फोर्स नहीं है। हाँ, ए सी और बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं साइड ए से सी तक की एंड बी बी डी वाली साइड की, इन दो साइडों की बात करूं तो ये ऐसे लंबाई में है और मैग्नेटिक फील्ड यू है, यानी 90 डिग्री का एंगल है इनके दरमियान। ठीक है जी, तो अभी इधर की भी फोर्स निकाल लेते हैं हम। हाँ, तो इन दो साइडों पे हमारे पास एंगल कितना है जी, 90 डिग्री का है। सो फोर्स कितनी होगी, एफ इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, थीटा की जगह हम डालेंगे 90 डिग्री, तो बी आई एल साइन 90, और साइन 90 जो है वो 1 के बराबर होता है, 1 आप लिखते नहीं है। तो इन दोनों साइडों पे फोर्स कितनी होगी, बी आई एल। ये वाली फोर्स जो है ना बी आई एल, ये ए बी पे भी लग रही होगी, सी डी बी डी पे भी लग रही होगी। ठीक है जी, तो अब जरा डायग्राम को थोड़ा सा चेंज मारते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है जी कि आपके पास, रेड से लिखते हैं, यहाँ फोर्स नहीं है जी, इस तरफ कोई फोर्स नहीं है, इस तरफ कोई फोर्स नहीं है, इन दोनों साइडों को तो हटाएं। जबकि यहाँ पर भी आपके पास फोर्स है बी आई एल, यहाँ पर भी आपके पास फोर्स है बी आई एल, दोनों तरफ फोर्स है। यानी इस रेक्टेंगुलर कॉइल की चार साइडों में से जो दो साइड्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल है उस पर कोई फोर्स नहीं है, और जो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है उसमें आपको फोर्स नजर आ रही है, मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें जी खाली ए सी पर, पहले ए सी पर अप्लाई करें। ए सी ये ऐसे बना हुआ है जी, लेंथ ए सी, ऊपर की तरफ लगाएंगे हम क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है ना, ऊपर की तरफ लेंथ लगाएंगे, यानी कि लेंथ का जो वेक्टर है वो ऐसे ऊपर की तरफ आ गया वाई एक्सिस पे। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब अगर आप लेफ्ट हैंड अप्लाई करें यहाँ पे, अपनी जो पहली उंगली है वो एल की डायरेक्शन में रखे, दूसरी उंगली जो है वो बी की डायरेक्शन में रखे, तो अब आपका जो अंगूठा है वो ऐसे बाहर निकल रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा, ये फोर्स है। अब बाहर निकलते हुए मैं यहाँ कैसे दिखाऊंगा, मैंने थोड़ी सी आड़ी बना दी। तो यहाँ पर ए सी में अगर हम देखेंगे तो फोर्स ऐसे लग रही है, बाहर निकलती है। ठीक है, अब हम ये लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं जी सी डी पर, वो डी बी पर। अब डी बी में ये साइड डी बी है, डी और बी, करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो अब हम यहाँ पर लेंथ का वेक्टर मानेंगे नीचे की तरफ, ये लेंथ हो गई। बी जो है वो इस डायरेक्शन में है, ये बी हो गई। अब आप जो है अपने लेफ्ट हैंड को, अपने जो भी आपका लेफ्ट हैंड है उसको जरा इस तरह रखें कि आपकी जो पहली उंगली है, जो लेंथ होती है वो नीचे की तरफ आए, तो आपको ट्विस्ट हो जाएगा हाथ, आपका अंगूठा जो है ना उल्टा कागज के अंदर जा रहा होगा। तो पर आप, अब जाहिर बात है ना, पहली फर्स्ट फिंगर आप यहाँ रखते हो लेंथ पर, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर आपने बी पे रखी थी, अंगूठा जो है आपका थंब वो यहाँ था। तो अब आपने यहाँ पर भी यही करना है जी, फर्स्ट फिंगर आपने जो है वो लेंथ की डायरेक्शन में रखनी है, सेकंड फिंगर जो है आपने बी की डायरेक्शन में रखनी है। तो अब आप अपने हाथ को घुमाएं जरा। अब आप अगर अपनी अपनी ये जो पहली उंगली है ना इसको अपनी तरफ पॉइंट आउट कर लें, अपनी तरफ, अपने ऊपर इशारा करें, तब आप देखें बी जो है आपकी दूसरी उंगली जो है वो बी की डायरेक्शन में हो गई। और अगर आप अब इस टाइम पे अपने अंगूठे को देंगे, देखेंगे तो अब वो अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो जरा करके देखें आपका अंगूठा, आप, मैं अपना हाथ को देखूँ ना तो देखें ये आपकी पहली उंगली आ रही होगी नीचे की तरफ, ये आपकी दूसरी उंगली आ रही होगी और अंगूठा आपका ना अंदर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है जी, इसका मतलब है यहाँ जो, यहाँ पर जो फोर्स है ना वो ऐसे अंदर की तरफ लग रही है, यहाँ पर जो फोर्स है इसको हम ऐसे दिखा देते हैं जी, अंदर की तरफ लग रही है। ठीक है जी, तो ये लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर लिएगा जरा, अगर इसमें कोई परेशानी हो तो मुझे बता दिएगा। लेफ्ट हैंड रूल बस असल चीज होती है, बहुत मायने रखती है लेफ्ट हैंड रूल। तो हमने जो है वो जो दोनों फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, मैग्नीट्यूड तो सेम था, और हमने दोनों डायरेक्शन निकाल दी। लेकिन अब डायरेक्शन देखें, एक बाहर निकलती हुई एक अंदर निकलती हुई। ठीक है जी, अगर हम, आपको याद होगा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बाहर निकलती हुई डायरेक्शन होती हैं उनको हम ऐसे डॉट्स में दिखाते हैं, और जो यानी आउटवर्ड जो डायरेक्शन होती हैं उसको हम डॉट में दिखाते हैं कागजों के अंदर।
और जो अंदर की तरफ घुसती हुई डायरेक्शन होती है उसको हम ऐसे क्रॉस से दिखाते हैं, इनवर्ड। तो आप चाहें तो यहाँ क्रॉस और डॉट का भी टर्म यूज कर लें। यहाँ पर जो है डायरेक्शन फोर्स की वो कैसी है, बाहर निकलती हुई। यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अंदर जाती हुई। ठीक है। तो अब जो साइड ए सी है, यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो बाहर निकल रही है, और डी बी की तरफ जो फोर्स है वो अंदर जा रही है। अब आपको याद हो, कपल का आपने टॉपिक पढ़ा होता है जी फर्स्ट ईयर में भी और ऐसे भी नेट 9 मैट्रिक में, कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करें जी एक ऑब्जेक्ट है जो फिक्स हुआ हुआ है। अब एक तरफ से, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है जी, ये फिक्स हुआ हुआ है। एक तरफ से आप एक फोर्स लगाएं, दूसरी तरफ से सेम फोर्स लगाएं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सेम फोर्स लगाएं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। पहले मैं आपको कपल रिपीट करूंगा। तो अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो बीच से फिक्स है, दो तरफ से फोर्स लगाएं, दोनों फोर्स इक्वल होनी चाहिए बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं कपल। और कपल से फिर एक बड़ा सा टॉर्क पैदा होता है, बड़ा टॉर्क गोल घूमेगा और एक लार्जर टॉर्क पैदा होगा, उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल। और मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला होता है कि ये जो कपल में से कोई दोनों फोर्सेज है ना, एक जैसी तो है, कोई सी भी एक फोर्स लें और मल्टीप्लाई करें आर्म ऑफ कपल से। और आर्म ऑफ कपल किसको कहते हैं जी, दोनों फोर्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस बन रहा है इसको आप कहते हैं आर्म ऑफ कपल। ये जरा कपल का टॉपिक रिपीट कर लेते हैं, तो दोबारा बताता हूँ। कपल किसे कहते हैं जी, अगर एक ही ऑब्जेक्ट पर दो सेम फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है, इसको आप कहते हैं कपल। कपल से एक बड़ा टॉर्क पैदा होता है जिसको आप कहते हैं मोमेंट ऑफ कपल। और इसका फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला क्या है, इसका आप इसे टी बना दो, बदो टी, टॉर्क का वाला। मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला क्या है जी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर्म ऑफ कपल, आर्म ऑफ कपल। अब फोर्स क्या है जी, ये जो दो फोर्स है इनमें से कोई सी भी एक फोर्स ले लें। और आर्म ऑफ कपल क्या है जी, ये जो दोनों फोर्सेस के दरमियान ये जो डिस्टेंस बन रहा है इसको आप कहते हैं आर्म ऑफ कपल। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको कपल रिपीट कर दिया। अब वापस आते हैं उसी कहानी की तरफ जो हमारा चल रहा था टॉपिक। एक मिनट तरह मैं साफ सुथरा कर दूं, अच्छा साफ सुथरा हुआ हुआ काम। हाँ, तो अब वापस आते हैं जी। अब अगर आप इन दोनों फोर्स को देखें ना, ये कपल है, देखो ना, एक है आउटवर्ड एक है इनवर्ड। ए सी की तरफ जो फोर्स है वो आउटवर्ड है, बी डी की तरफ जो फोर्स है वो इनवर्ड है। तो ये दोनों फोर्सेस क्या हो गई, कपल हो गई। बोथ फोर्सेस आर, या बोथ फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। बोथ फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। और कपल से जो प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ कपल। कपल से जो टॉर्क पैदा होता है उसको आप कहते हो मोमेंट ऑफ कपल। और उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, दोनों में से कोई एक फोर्स लें और मल्टीप्लाई करें इसके डिस्टेंस को। फोर्स मल्टीप्लाई बाय दोनों फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको आप कहते हैं आर्म ऑफ कपल, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये उसका फॉर्मूला होता है। अब फोर्स का फॉर्मूला तो आपने निकाला है जी, फोर्स कितनी है, बी आई एल, लिखे जी यहाँ पे बी आई एल मल्टीप्लाई बाय आर्म ऑफ कपल का मतलब होता है जी दोनों फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस, जो कि जो है वो ये जो साइड सी डी है इसके बराबर है। या यूं कह लें कि रेक्टेंगुलर क्वाइल का जो चौड़ाई है, ब्रेथ जो है उसके बराबर है, बी से डिनोट कर लेते हैं। तो ये है ना डिस्टेंस, ये है जी दोनों फोर्स के दरमियान डिस्टेंस, और ये किसके बराबर है, क्वाइल की चौड़ाई के, और उसका बी से डिनोट कर रहा है। तो बी लिख देते हैं जी यहाँ पे हम आर्म ऑफ कपल की जगह। ये आ गया जी, बी लिख दिया आर्म ऑफ कपल। ये तो इस हालत में जो टॉर्क आ रहा है ये उसका फॉर्मूला है। अभी क्वाइल पर, अभी क्वाइल हमारा बिल्कुल ऐसे है ना सीध में, तो ये उसका फॉर्मूला है। अब सपोज करते हैं जी क्वाइल हमारा जो है वो ट्विस्ट कर रहा है, जाहिर बात है ना, फोर्स लगेगी फिर क्या होगा, अब कपल पैदा होगा। जो फॉर्मूला आपने निकाला है ना, ये वाला फॉर्मूला कपल का, बी आई एल मल्टीप्लाई बाय बी। अब जब ये कपल पैदा होगा तो ये क्या करेगा, ये ट्विस्ट कर जाएगा। ठीक है जी, अब इसको ट्विस्ट कराते हैं और फिर देखते हैं क्या मामला होता है। ठीक है जी, तो अब जरा वहां पे वापस फाइल ड्रॉ करते हैं। 2 मिनट का टाइम लीजिएगा। हाँ,
कॉइल ड्रॉ कर लूं, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। अब देखें जी, हमने जो कपल कैलकुलेट किया, ये था जी कपल का फॉर्मूला, BIL मल्टीप्लाई बाय B। अब क्या होगा, जब ये कपल लगेगा तो हमें पता है कपल या टॉर्क लगने से ऑब्जेक्ट गोल घूमता है, तो अब आपका ये कॉइल जो है वो गोल घूम गया। तो सपोज करें जी ऐसे घूम गया, ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी, ये तो यूं रखा हुआ था ना, और अब ये ट्विस्ट कर गया। अब ये जो एंगल है, इस एंगल को आप कहते हैं एल्फा, इस एंगल को आप कहते हैं एल्फा। तो अब क्या क्या करते हैं, आप चेक करते हैं जी आप कितना टॉर्क है। तो अगेन टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय आर्म ऑफ कपल, यही फॉर्मूला होता है ना टॉर्क का। ठीक है जी, F का मतलब हो गया BIL फोर्स, तो अभी उतनी लग रही होगी, लेकिन आर्म ऑफ कपल का मतलब होता है दोनों फोर्स का फासला। तो अब एक फोर्स यहाँ पर है इस कॉइल पर, एक फोर्स यहाँ पर है इस कॉइल पर। तो अब ये जो डिस्टेंस है दोनों फोर्स के दरमियान, वो ये बनता है, जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई हुई है, ये नहीं बनता ब्रेथ ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो अब मुझे ये डॉटेड लाइन का डिस्टेंस निकालना है। इसको हम निकालेंगे इस रेशियो से, कॉस थीटा, कॉस एल्फा सॉरी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है जी, वही जो हमें मालूम करना है। ठीक है जी, तो बेस हमें मालूम करना है, जिसको आप कह लो आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल हो गया ना, दोनों दोनों फोर्स के दरमियान फासला। जबकि हाइपोटेन्यूज क्या है जी आपके पास, बी, ये है हाइपोटेन्यूज। तो बी कॉस एल्फा, ये हो गया जी आपके पास आर्म ऑफ कपल। यानी ये जो डॉटेड लाइन है ये कितनी है जी, बी कॉस एल्फा। तो यहां हम डाल देते हैं जी बी कॉस एल्फा। आखिरी चीज है जी टॉर्क इक्वल्स टू, यहां पर भी बल्कि एक काम कर लिएगा, ये टॉर्क है ना, बी आई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या होता है, एरिया। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या होता है, एरिया। ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया जब आपका कॉइल जो है वो ट्विस्ट नहीं करा हुआ, तब का ये टॉर्क का फॉर्मूला है। और अगर कॉइल ट्विस्ट कर गया तो फिर क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ एरिया हो जाता है, BIA कॉस एल्फा। तो ये दो फॉर्मूले आपने टॉर्क के बना लिए। अगर आप एक रेक्टेंगुलर कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो तो दो मामले होंगे, या तो वो बिल्कुल सीधा सीधा होगा तो उस वक्त ये पहला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, या वो ट्विस्ट मारेगा जी, ट्विस्ट करेगा तो ये दूसरा फॉर्मूला लगेगा। ये था जी कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा जाता है तो उस रेक्टेंगुलर कॉइल पर जो टॉर्क पैदा होगा वो कितना होता है। अगर आपके पास ये पहली कंडीशन की तरह कॉइल पड़ा हुआ है सीधा सीधा तो BIA, और अगर थोड़ा ट्विस्ट कर दिया तो फिर आपका जो आर्म ऑफ कपल होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, और वो कितना होगा, B कॉस एल्फा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम अपनी आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम जो है हम, ये जो हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, अगर ये एक मूविंग चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उसका पाथ क्या बनेगा, वो किस रास्ते ट्रेवल करेगा, उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।